जोहार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में प्रॉपर ध्यान लगा रहे होंगे। मैं काजल मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल झारखंड एग्जाम मित्र, जिसका कि एक ही मोटिव है, सफलता की राह में आपका सच्चा साथी बनना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि बहुत ही जल्द क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आज हम पहला क्लास करेंगे जो कि है इतिहास का। आज से हम इतिहास का पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। तो इतिहास में जो है आपको पता होगा कि हमने जो सिलेबस देखा था पहले, उसमें पहले ही समय काल दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें जो है बहुत ही पहले से नहीं पढ़ना है इतिहास को। हमें इतिहास को जो है उसी समय काल के हिसाब से पढ़ना है, जो कि आता है पूर्व मध्यकालीन काल। ठीक है, तो हम इसके बारे में चलेंगे पूर्व मध्यकालीन काल का, जो कि चैप्टर 1 है। आप हेडिंग डाल लें, और अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये सारे PDF आपको मिल जाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए अब हम इसे समझते हैं। सबसे पहले आता है कि पूर्व मध्यकालीन काल का आरंभ। इसका जो है आरंभ वो कब हुआ, तो ये जो है आपका हुआ हर्षवर्धन जो थे, उनके साम्राज्य के पतन के बाद इसकी शुरुआत हुई है। जब उनका साम्राज्य पूरी तरह पतन हो चुका था, वो वहाँ के राजा नहीं रहे थे, हरा दिए गए थे, उन्हें वहाँ से हटा दिया गया था, तब ये काल शुरू हुआ था। और इस समय जो है कई क्षेत्रीय राज्यों का राजाओं का उदय हुआ था। जो क्षेत्रीय राज्य हैं उनका जो कि उदय हुआ था इसी समय में। तो अगर आपसे पूछेगा कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय कब हुआ था, तो आप बोल सकते हैं कि हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद। तो इसका प्रमुख वंश कौन कौन सा, हम ये जानेंगे। इसका देखिए जो भी हाइलाइट्स है मैंने उसका कलर चेंज कर दिया है यहाँ पे, जिससे कि आपको समझने में या याद रखने में आसानी होगी। तो इसका जो प्रमुख वंश है वो है गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। ये 3 प्रमुख ऐसे वंश है जो कि एक साथ एक जगह को युद्ध में जीतना चाहते थे। तीनों अलग अलग लड़के कि इस राज्य को हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे, इस तरह करके। और इसी के साथ जो है दक्षिण भारत में जो है वो चोल वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश जैसे शक्तिशाली वंश का शासन था उस समय में। और साथ ही इस काल में मंदिर और वास्तुकला और साथ ही क्षेत्रीय संस्कृतियों का भी काफ़ी विस्तार हुआ था। इसलिए इसे जो है वास्तुकला, संस्कृति और मंदिरों का काल भी कहते हैं। इस काल में काफ़ी सारी मंदिरें हो गई, वास्तुकला का हो गया, और साथ ही क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, जैसे कि कहीं का क्षेत्रीय नृत्य हो गया, क्षेत्रीय वेशभूषा हो गया, वहाँ की संस्कृतियों का जो है काफ़ी विस्तार हुआ। उसके बाद आते हैं हम, ये तो हमने समझा कि पूर्व मध्यकालीन काल का आरंभ कैसे हुआ, किन साम्राज्यों के पतन के बाद हुआ, कौन से साम्राज्य उभर कर आए, कौन से वंश उसमें खास करके उभरे, कहाँ पे किसका काल था, और
वहाँ की किस चीज़ का विस्तार ज़्यादा हुआ। अब हम आते हैं, काल चला तो कुछ संघर्ष भी जरूर चला होगा। तो अब हम आते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। तो ये जो है वो 8वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और 10वीं शताब्दी में ये समाप्त हो गई। ठीक है, इससे आप साफ समझ सकते हैं कि ये जो है पूरे 200 वर्षों तक ये चली। ये सबसे बड़ा संघर्ष रहा। अब आगे चलते हैं कि ये संघर्ष क्यों हुआ, किसके पश्चात हुआ और इसका नाम त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों पड़ा। तो जैसा कि आपने पहले देखा कि पूर्व मध्यकालीन काल जो है वो हर्ष की मृत्यु के बाद आरंभ हुआ। तो हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार के लिए शुरू हुआ था ये संघर्ष। और हर्ष का साम्राज्य कहाँ था, तो वो था कन्नौज में। आप देख सकते हो तक मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स बोले हैं, जो भी महत्वपूर्ण शब्द है वो दूसरे रंगों में है, जिससे कि आपको आसानी हो। चलिए आगे चलते हैं। तो हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, अब हो ही जाता है कि चलो वहाँ का राजा अब नहीं रहा तो वहाँ अब अपना युद्ध करके हम वहाँ पे शासन करें और अपना राज्य का विस्तार करें। पहले के जो भी राजा हुआ करते थे वो अपने राज्य का विस्तार कुछ इस तरह से भी करते थे, क्योंकि संघर्ष करना और जीतने के बाद ही उनका राज्य का विस्तार होता था। और इसको जो है त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसी को कन्नौज पर शासन के लिए जो संघर्ष हुआ था उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। अब कहा क्यों जाता है, आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। इस संघर्ष में जो है 3 वंश शामिल थे। सबसे मेन पॉइंट इसका त्रिपक्षीय कहने का, क्योंकि इसमें जो है 3 वंश के शासक जो है वो शामिल थे इसमें, इस पर अपना अधिकार करने के लिए। तो वो 3 वंश कौन कौन से थे? प्रतिहार, जो हमने ऊपर में देखा ये गुर्जर प्रतिहार, उसके बाद पाल और साथ ही राष्ट्रकूट वंश। ये सारे वंश जो हैं इसमें शामिल थे। मैंने इसे पहले ही बतलाया कि यह संघर्ष लगभग 200 सालों तक चला और ये जो है सबसे लंबा संघर्ष था। ये संघर्ष जो है सबसे लंबा संघर्ष माना जाता है ये, क्योंकि 200 सालों तक ये संघर्ष लगातार चलता रहा। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। आपको थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो इसलिए यहाँ पे हमने मैप को स्किप कर दिया, कोई बात नहीं, हम उसे दोबारा से चल लेते हैं। तो ये रहा त्रिपक्षीय संघर्ष का जो कि आपका मैप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे है कन्नौज, इस जगह पे है कन्नौज, और ये रहा गुर्जर प्रतिहार का एरिया, ये जो इंडिकेट किया हुआ है कलर के साथ में, और ये है राष्ट्रकूट का एरिया, जो कि क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं बतलाती हूँ, ये मान्यखेत है। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं थोड़ा जूम कर दूँ, ये देखिए। और कन्नौज का भी आप देख सकते हैं, इंद्रप्रस्थ, कन्नौज, प्रयाग और बनारस, ये सारा का किसके अंतर्गत आता था, तो वो गुर्जर प्रतिहार के अंतर्गत जो है, प्रतिहार जो वंश थे उनके साम्राज्य में आता था। और राष्ट्रकूटों के साम्राज्य में आता था ये मान्यखेत, जो कि इनकी राजधानी है, हम आगे पढ़ेंगे।
उसके बाद आता है पाल वंश का। ये पहाड़पुर, ये जो है पाल्स का, पाल वंश जो है उनकी राजधानी थी और ये उनका एरिया है। ये आप कलर से देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इतना ठीक है। और इसमें जो एक राजा थे नागभट्ट द्वितीय, ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कन्नौज पर कब्जा कर उसे अपनी राजधानी बना लिए थे। कौन बना लिए थे राजधानी कन्नौज को? तो नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट प्रथम नहीं, नागभट्ट द्वितीय। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा एग्जाम में। चलिए अब आगे चलते हैं पाल वंश पे। अब हम चलते हैं पाल वंश के ऊपर। तो पाल वंश जो है ये भी काफ़ी अच्छा वंश था, मतलब कि ये भी कोई कमज़ोर शासक नहीं था, ये भी शक्तिशाली साम्राज्य था पाल वंशों का। और ये जो है पाल वंश जो है लगभग 750 से 1174 ईस्वी तक पूर्वी भारत में शासन किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस भाग में शासन कर रहा था, तो भारत का जो है पूर्वी भाग है, जिसे पूर्वी भारत कहते हैं, वहाँ शासन किया था। और इसका मुख्य इसका इस जो भी वंश होता है उसे कोई संस्थापक होते हैं ज़रूर। तो गोपाल वंश के जो हैं संस्थापक, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। गोपाल थे इस वंश के संस्थापक। और इनका राज्य जो है मुख्यतः वो बंगाल और बिहार में फैला हुआ था। तो अगर आपसे पूछ बैठे कि पाल वंश का जो है राज्य मुख्यतः कहाँ तक था, तो आप बिहार और बंगाल, क्योंकि पश्चिम पश्चिम बंगाल कहाँ है? ये देखिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे बना देती हूँ। ये तो आप देखेंगे जब भी मैप में, तो ये आपका इंडिकेशन होता है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, और लेफ्ट हैंड के साइड में वेस्ट और राइट साइड के हैंड के साइड में ईस्ट होता है। और हमारा पश्चिम बंगाल जो है वो मैप के इस एरिया में है, जो कि पूर्वी भाग में है, इस एरिया में। तो यहाँ पे जो पाल का शासन जो है फैला हुआ था, उसका राज्य यहाँ ये दो जगह पे था। अब पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी मुंगेर, और बाद में वो जो है बदलकर पाटलिपुत्र बन गई। ठीक। तो और इसी में जो है पाल वंश में ही जो है वो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और इसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे गोपाल, जो कि पाल वंश के भी संस्थापक थे। आप देख सकते हैं ये रहा उदंतपुरी विश्वविद्यालय, और ये रहे गोपाल, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे। चलिए इनके बारे में और भी कुछ बातें जानते हैं। पाल वंश इसका संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। और ये क्या करवाएं? तो ये विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाएं। अब आगे चलते हैं इनके बारे में।
तो इनमें भी इनके भी राज्य में बहुत सारे राजा हुए, इनके जो वंश में आए। तो सबसे जो मतलब जिनका नाम ज़्यादा आता है वो हुए धर्मपाल। ये धर्मपाल और देवपाल 2 भाई थे। धर्मपाल जो है 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक जो है पाल वंश का जो है बहुत ही साम्राज्य को जो है बहुत विस्तार किया। और धर्मपाल और देवपाल दोनों जो हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। ये वो 2 पाल थे जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे। ये रहे धर्मपाल और देवपाल। ये रहे धर्मपाल और साथ में ये रहे देवपाल। मैंने यहाँ पिक्चर्स को भी एडिट किया हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और सारी बातें जो कि क्लियर हो सके। तो हम चले थे कि ये वो 2 शासक थे जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में अपना योगदान दिए थे। अब जो है इन्होंने और भी बहुत सारे चीज़ों का निर्माण करवाया, जैसे कि विक्रमशिला और विश्वविद्यालय की स्थापना भी जो है धर्मपाल ने करवाई थी। और पालों ने जो है वो कला, संस्कृति और बौद्ध शिक्षा इसको जो है बढ़ावा दिया। और नालंदा विश्वविद्यालय भी जो है इन्हीं के समय में बनाया गया था। ये भी जो पालों के संरक्षण में बनाया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और साथ ही अब यहाँ तो उन्होंने विस्तार किया, इतना उन्होंने विकास किया। और 12वीं शताब्दी में जो है वो पाल वंश का पतन आरंभ हुआ। पाल वंश का जो है पतन होना शुरू हो गया। और फिर बाद में सेन वंश जो है ये बंगाल में पालों का स्थान ले लिया, क्योंकि जब पाल वंश का जब पतन होने लगा तो कोई तो यहाँ होना चाहिए जो कि साम्राज्य को चलाए। तो सेन वंश जो है वहाँ पे पाल का स्थान ले लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो आइए पहले हम मैप में देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह से पहले मानचित्र में था वहाँ पे अलग अलग सेपरेट किया गया था, बट यहाँ पे सेपरेटली नहीं है, यहाँ पे कलर चेंज है। ये रहा गुर्जर प्रतिहार के साम्राज्य का एरिया, आप देख सकते हैं आसानी से। बाकी येलो कलर जो है ये आ गया राष्ट्रकूट में, और नीचे पल्लव, इस तरह से सबका दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में। इस वंश में क्या खास थी, क्या कमी थी, इसके बारे में हम चलते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इसकी शुरुआत जो है 650 ईस्वी में हुई और इसका पतन जो है 1036 ईस्वी में शुरू हुआ। मीन्स आप कह सकते हैं कि 650 से 1036 ईस्वी तक इन्होंने जो है उत्तर भारत में शासन किया। तो इन्होंने किस एरिया में शासन किया था भारत के, तो वो उत्तरी भाग में किया था। शायद आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और इस वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे नागभट्ट प्रथम। ठीक है, ये संस्थापक थे। मैंने पहले ही बतलाया कि इसमें 2 नागभट्ट हैं,
जो कि पहले ये रहे नागभट्ट द्वितीय, जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे और इन्होंने जो है कन्नौज पे कब्जा किया था। और अब जो है नागभट्ट प्रथम जो हैं वो कौन थे, तो वो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। मतलब पहले राजा आप बोल सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के पहले राजा थे वो। और इनकी राजधानी जो है वो क्या है, वो भिन्नमाल थी और बाद में जो है क्या बन गई, कन्नौज। वही जब नागभट्ट द्वितीय ने जब कन्नौज को जीत लिया और बाद में उसे अपनी राजधानी बना ली, जैसे ऊपर में पहले ही मैंने बतलाया, वे पाल और राष्ट्रकूट के साथ कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। इस बात को मैंने पहले ही बतलाया कि 3 वंश थे, उसमें से 2 के बारे में हमने पढ़ा, पाल वंश और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार। और ये भी जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे, आपको यहाँ लिखित में मिल रहा है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। ये रहे पाल वंश के संस्थापक नागभट्ट। चलिए नागभट्ट द्वितीय जो है उन्होंने कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बना लिया। और एक और थे इनके वंश के महान शासक जिनका नाम था मिहिर भोज, जो कि इनके वंश के सबसे महान शासक थे। ये महान है, ये सबसे महान थे। तो ये क्यों महान थे, अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और उनकी उपाधि जो है आदि वराह थी, उन्हें उपाधि दी गई थी आदि वराह की। और ये जो है प्रतिहारों ने भारत को अरब आक्रमणों से बचाया था। जब अरब के जो आक्रमणकारी थे, जब उन्होंने आक्रमण किया था, तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश, ये जो मिहिर भोज है, इन्होंने बचाया था। और जो प्रसिद्ध अरब यात्री जो था, जो सुलेमान, वो जो है प्रतिहार साम्राज्य को शक्तिशाली साम्राज्य बताया है। क्योंकि इतिहास सिर्फ बोलने से या किसी पेज में लिखने से नहीं बनता, ये इतिहास जो है प्रमाण मांगता है। तो इसका प्रमाण आपको जो है राष्ट्रकूट वंश का प्रमाण जो है वो ये अरब यात्री सुलेमान, उसके द्वारा मिलता है। आइए अब चलते हैं आगे राष्ट्रकूट के बारे में। तो एक बार फिर से हम लोग मैप की तरफ रुख करते हैं। हम चलने वाले हैं राष्ट्रकूट के बारे में, और ये रहा राष्ट्रकूट का हम लोग एरिया समझेंगे पहले। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पीले रंग से जो रंगा हुआ यहाँ आ रहा है, ये आपका राष्ट्रकूट वंश का जो है अपना एरिया है। देखिए अब हम चलते हैं इस वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश ने जो है लगभग 753 ईस्वी से 928 ईस्वी तक शासन किया। किस क्षेत्र में, तो दक्कन के क्षेत्र में। राष्ट्रकूट वंश ने, हमने ये पहले देख लिया कि दक्कन के क्षेत्र में इसने शासन किया। और इसके संस्थापक कौन थे, तो वो थे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। उसने लगभग 753 ईस्वी में बादामी चालुक्य के अंतिम शासक जो थे
कीर्तिवर्मन द्वितीय उनको हराया। और उसके बाद राष्ट्रकूट की राजधानी को जो है मान्यखेत, जिसे मान्यखेड़ भी कहा जाता है, उसे अपनी राजधानी बना ली। और इसमें और भी कई राजा हुए, शासक हुए, उनके बारे में भी हम चलेंगे। तो एक हुए कृष्ण प्रथम। इन्होंने जो है एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया, ठीक है। और ये मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। फिर अमोघवर्ष प्रथम, इन्होंने जो है 1814 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक जो है के बीच में साहित्य का महान संरक्षक थे अमोघवर्ष प्रथम। ये जो है एक ऐसे राजा थे जो कि साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्हें साहित्यों का बहुत मतलब कि शौक था, हर राजा को किसी न किसी का होता है। और उन्होंने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक एक ग्रंथ लिखा। और साथ ही एक और शासक थे कृष्ण तृतीय। वो जो थे वो इस वंश के अंतिम शासक थे। ये कृष्ण तृतीय जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक थे, जिन्हें अरब यात्री सुलेमान जो है वो राष्ट्रकूट को रुहमा यानी बल्लभराज कहता था। तो आज इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास हम फिर अगले दिन करेंगे। तो आपका मेरा ये वीडियो क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बतलाएं। अगर आपको लग रहा है कि इसे मैं थोड़ा और बेहतर बनाऊं तो मैं कोशिश करूंगी, आप मुझे कमेंट में बतलाएं ज़रूर। ये रहा एलोरा का कैलाश मंदिर। मैं जहाँ तक मुझसे हो सका वहाँ तक मैंने सभी चित्रों को मैंने इसमें अंकित करने का अपना प्रयास किया है। मैं आशा करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। काफ़ी इसमें जानकारियाँ हैं। तो आज हमने इसमें देखा कि पूर्व मध्यकालीन काल का आरंभ, उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष, और साथ ही 3 वंशों में से 2 वंशों का उदय और पतन। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी कि इन 2 वंशों का जो आज हमने क्लास किया उसके संस्थापक कौन थे और पतन के समय उनके अंतिम शासक कौन थे। तो ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बतलाएं। और साथ ही उन्होंने किसके साम्राज्य में किस चीज़ का विस्तार हुआ, ये 3 चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए इनके आंसर, जिससे कि मैं आगे और क्लास लूँ तो मैं समझ लूँ कि हाँ आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। और यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। और साथ ही मैं आशा करती हूँ कि आप अगर नए हैं मेरे चैनल में, पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप
ये सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। और आपका एक लाइक जो है वीडियो बनाने वाले को काफ़ी मोटिवेट करता है, तो आप लाइक करने से ना चूकें। और मैं आपको तसल्ली दिलाती हूँ, आपको मैं भरोसा दिलाती हूँ कि मैं इसी तरह से मैं क्लास रेगुलर लेती ही रहूँगी। यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।